हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हम में। आप सभी को सबसे पहले मैरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और आगे बढ़ते हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आर री एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, तो वो बीच में बाधित हो गई थी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना आर हिंदी टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे ये 44वें नंबर का टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 43 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और इनका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है और वीडियो का प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। तो अगर अभी तक आपने ये टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं तो प्लीज़ सॉल्व करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी का टेस्ट इसलिए सॉल्व करिए कि आपके कम से कम 56 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएं, क्योंकि GS का जो कंडीशन है, चाहे आप UP PCS प्रीलिम्स का पेपर देखिए, चाहे आर जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर उठा के देख लीजिए, तो आप कितना भी पढ़ के जाइए, आप वहाँ पे 100 के नीचे ही आएंगे। इतना ही आप सही कर पाएंगे, क्योंकि जब कथन कारण में आता है तो क्वेश्चन एक ही में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, जिसको इतना इजीली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यदि आप हिंदी में 56 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं और कितना भी हो GS में गलत, तो आप अगर 75 क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे हिंदी में अगर आप 56 और GS में 75 क्वेश्चन आपका सही हो जा रहा है, तो आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे आर के लिए। आप बिल्कुल सेफ रहेंगे मेंस के लिए। तो इसलिए हिंदी का आप जो है, हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं वो काफ़ी सही हैं, तो उसको आप इसमें इतना कोशिश करिए कि आपके 56 क्वेश्चन तो कम से कम सही ही हों, ताकि GS का उतना प्रेशर ना रहे कि आपको, क्योंकि GS में भी माइनस मार्किंग है और हिंदी में भी माइनस मार्किंग है। तो हिंदी एक तरीके से देखा जाए तो सरल है, तो हिंदी में आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज वगैरह अभी से सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर में दिया हुआ है कि मार्च के लास्ट वीक में आर एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि अब UP PCS प्रीलिम्स हो गया, अच्छी तरीके से हो गया, कोई लीक लूप होल नहीं हुआ वहाँ पे। तो आर के लिए भी चांस है कि अब जब होगा तो अच्छे से हो जाएगा। और मार्च लास्ट वीक दे रहा है पेपर में, वही मान के आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो आप ऐसे ढीले ढाले से बने रहेंगे और एग्ज़ाम क्या होगा, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, फिर 1 महीने का टाइम बचेगा और फिर होगा कि कैसे पढ़ें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी से इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये टेस्ट सीरीज, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? रूप, रोपना, रोटी, रुदन। तो कौन सा यहाँ पे तद्भव नहीं है? तो रुदन जो है या तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रोना। रोना इसका तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुदन जो है या तत्सम है, इसका तद्भव रोना होगा। रूप जो है या तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा रूप पे हो जाएगा। रोपना जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा रोपण हो जाएगा। रोटी जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रोटी का। तो यहाँ पे तद्भव कौन सा नहीं है? ये तीनों शब्द तो पहले से ही तद्भव हैं, तो रुदन जो है यह तद्भव नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है? लटन, लोचन, लोग, सत्य। कौन सा यहाँ पे तद्भव है? तो लोग जो है यह तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे। और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा लोक। लोक यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, लोग जो है यह तद्भव है। बाकी लटन जो है यह ऑलरेडी तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा लटकना। और लोचन जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा लोयन। और सत्य जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सच। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है? सलाई, सलाका, सवा, सवाई, लूक, उल्का, वह, असव। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। सवा का यहाँ पे सवाई नहीं होगा, सवा का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा सपाद, ये इसका सही तत्सम होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सही सुमेलित है? रीता, रीतिका, यह, अत्र, मीत, मित्रता, माथा, मस्तक। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो माथा का जो मस्तक दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
बाकी रीता का रीतिका नहीं होता है, रीता का हो जाएगा रिक्त, रीता का रिक्त हो जाएगा। यह तद्भव है और इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा एश, एश इसका सही तद्भव हो जाए तत्सम हो जाएगा। मित जो है इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा मित्र, मित्र। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है। साहू साधु, सीढ़ी सीधिका, सोंध सोंधिका, सुमिरन सुमिरण। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए में साहू का जो साधु दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सीढ़ी का सिद्धिका नहीं होता है, सीढ़ी का होता है श्रेणी, श्रेणी होगा। सोंध का सोंधिका नहीं होता है, सोंध का हो जाएगा सुगंध, सुगंध। सुमिरण का जो यहाँ पे सुमिरन का सुमिरण दिया हुआ है तो सुमिरन का हो जाएगा स्मरण, तत्सम होगा स्मरण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौत शब्द का तत्सम होगा सवत, सपत्नी, सौत्र या फिर सौतिका। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी सपत्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जैसा, यादृश, जो, यह, माँ, मातृ, चाचा, पितृव्य। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो माँ का मातृ दिया हुआ है ये गलत है। माँ का तत्सम होता है माता, माँ का तत्सम होगा माता, माँ जो है यह तद्भव है और माँ का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा माता। माई का तत्सम मातृ होता है, जैसे माई लिखा है माई तद्भव है तो इसका जो तत्सम होगा सही यह हो जाएगा मातृ, मातृ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है और इसका हमने सही आंसर भी देखा तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अन्य सभी जो हैं यह सब सही सुमेलित हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? किस, स्याल, तौ, सप्त। कौन सा यहाँ पे तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। किस जो है यहाँ पे यह हो जाएगा तद्भव और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कस्य, कस्य। बाकी स्याल जो है यह यहाँ पे तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा साला और तो जो है यह ये तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा तेरा। सप्त जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा सात। तो यहाँ पे तद्भव पूछा गया है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है? एला, आंवला, जामुन, चांदी। तो यहाँ पे कौन सा तत्सम है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। एला जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा इलायची। आंवला जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा आमलक हो जाएगा। जामुन जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा जम्बू हो जाएगा। चांदी जो है यह भी तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा रजत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? बाघ का व्याघ्र, हरि का हरिका, साखी का सखी, शीश का शीर्ष। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। शीश का जो यहाँ पे शीर्ष दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी यहाँ पे बाघ का स्पेलिंग यहाँ पे वर्तनी गलत है, यानी कि व्याघ्र इस तरीके से लिखा जाएगा, व्याघ्र ऐसे रहेगा। हीरा का यहाँ पे हीरिका लिखा हुआ है तो हीरा का हीरक होता है हीरक, हीरक। और साखी का सखी नहीं होता है, साक्षी होता है, साखी का साक्षी होता है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से सही सुमेलित है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज, भूदेव, मिलिंद, विप्र। तो यहाँ पे मिलिंद जो है यह भौरे का पर्यायवाची है या ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी द्विज, भूदेव और विप्र ये तीनों ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? वायु, अनिल, मारुत, तनय। तो यहाँ पे कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे तनय दिया हुआ है यह पवन का पर्यायवाची नहीं है। तनय जो है यह पुत्र का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तनय जो है यह पुत्र का पर्यायवाची है। बाकी वायु, अनिल, मारुत ये तीनों वो पवन के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विबुध, रद, रदन, द्विज। कौन सा यहाँ पे दांत का पर्यायवाची नहीं है? तो दांत का पर्यायवाची विबुध जो है या नहीं होगा। विबुध जो है यह देवता का पर्यायवाची है, देवता का पर्यायवाची हो जाएगा विबुध। बाकी रद, रदन और द्विज ये तीनों दांत के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आदर्श, निर्जर, द्रव्य, आमरस। तो अमर्त्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? तो अमर्त्य का पर्यायवाची हो जाएगा निर्जर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। बाकी आदर्श जो है यह दर्पण का पर्यायवाची होगा। द्रव्य जो है यह धन का पर्यायवाची हो जाएगा। आमरस जो है यह नमक का पर्यायवाची है। जो भी नए शब्द मिले आप लोग कॉपी में प्लीज़ नोट करते चलिए, क्योंकि रिवीजन के लिए ये बहुत सही रहता है कि एक टाइम के बाद आपके पास ढेर सारे शब्दों का कलेक्शन हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो निर्जर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहचर, मनोहर, प्रसून, सहगामिनी। तो मित्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए सहचर। सहचर जो है मित्र का पर्यायवाची हो गया। बाकी मनोहर जो है या रमणीय का पर्यायवाची होगा। प्रसून जो है या पुष्प का पर्यायवाची होगा। और सहगामिनी जो है या पत्नी का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे मित्र का सही पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? शारदा, शोभा, हेम या फिर वरिता। तो सुषमा का पर्यायवाची यहाँ पे जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी शोभा। शोभा मतलब सुषमा का जो अर्थ होता है शब्द का यह होता है सुंदरता से। तो शोभा का भी अर्थ सुंदर से ही लगाया जाता है। तो सुषमा का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी शोभा। बाकी शारदा जो है सरस्वती जी का पर्यायवाची है। हेम जो है यह सोना का पर्यायवाची है। वनिता जो है यह स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची के दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरिप, मदनारी। तो कौन सा इसमें से 3 शब्द जो हैं वह किसी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, बाकी एक इसमें से भिन्न है। तो देखते हैं कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पे मधुरिप जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है। मधुरिप जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है। बल्कि जो ऊपर 3 शब्द दिए हुए हैं यानी कि गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी, ये तीनों जो हैं ये शिव जी के पर्यायवाची हैं। मधुरिप जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। कौन अन्य से भिन्न है? तो रघुपति जो है यहाँ पे ये सबसे भिन्न है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी भूप, महीप और नरेंद्र ये तीनों राजा के पर्यायवाची होंगे। बाकी रघुपति जो है या भगवान राम का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विष, गरल, राम, सौमित्र, लक्ष्मी, श्री, वृष्टि, पावस। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सौमित्र जो है यह लक्ष्मण जी का पर्यायवाची होता है। सौमित्र यानी कि सुमित्रा जी के पुत्र। तो यहाँ पे लक्ष्मण हो जाएगा। सौमित्र जी पर्यायवाची किसका होता है? तो लक्ष्मण जी का होता है। राम का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी विष का गरल बिल्कुल सही है। लक्ष्मी का श्री भी सही है। और वृष्टि यानी कि वर्षा का पावस भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आदित्य, मार्तंड, नाहर, केशरी, जलधि, रत्नाकर, अहि, कंठ। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे अहि का कंठ दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अहि जो है यह सर्प का पर्यायवाची होता है और नीलकंठ जो है यह मोर का पर्यायवाची है। नीलकंठ मोर का पर्यायवाची है। अहि जो है यह सर्प का पर्यायवाची है। तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। बाकी आदित्य का मार्तंड बिल्कुल सही है। नाहर बाघ का, केसरी ये भी यहाँ पे सही है। जलधि यानी कि समुद्र का रत्नाकर भी पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, क्योंकि अहि का अर्थ होता है, अहि का पर्यायवाची सर्प का पर्यायवाची है अहि। नीलकंठ जो है यह मोर का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा यह यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो दुकानदार ने ताला खोला ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा देश वैसा भेष, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तुम तुम्हारा काम करो, इसका शुद्ध रूप होगा तुम अपना काम करो, आप इधर बैठो, इसका जो शुद्ध रूप होगा आप इधर बैठिए। अगर यहाँ पे आदर सूचक शब्द लगा हुआ है तो यहाँ पे बैठो नहीं होगा, क्रिया बैठिए होगा। सीता गुणवान स्त्री है, तो यहाँ पे सीता गुणवान नहीं, सीता गुणवती स्त्री होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो वाक्य है ये पहले से ही शुद्ध रूप में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतया, प्राणायाम। कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो प्राणायाम लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निस्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ होता है। नि विसर्ग लगेगा फिर स्वार्थ होगा, निस्वार्थ। एक मिनट फिर से लिखते हैं, ऐसे लिखा जाएगा निस्वार्थ, स्वार्थ इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुयायी भी गलत है, अनुयायी, अनुयायी इस तरीके से लिखा जाएगा। विशेषतया जो यहाँ पे लिखा हुआ है गलत है, विशेषतया होता है विशेषतया, इस तरीके से लिखा जाएगा विशेषतया। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है, प्राणायाम की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। बाकी तीनों शब्दों का सही आंसर भी हमने देखा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। सूची, पैतृक, महत्व, यानी। कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी अशुद्ध पूछा हुआ है, कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध है? तो यानी जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, क्योंकि यानी नहीं होता है, यानी होता है, बड़ी की मात्रा लगेगा यानी पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। किसकी वर्तनी? यहाँ पे जो 4 शब्द दिए हुए हैं, किसकी वर्तनी इसमें से शुद्ध है? तो ऑप्शन बी में जो उपयुक्त लिखा हुआ है इसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। तो कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला कथन है, इसकी पहचान करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे पहले से ही शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, होली जो है फाल्गुन मास में मनाई जाती है, ये कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया हुआ है। बाकी जो पहला यहाँ पे कथन है, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, तो यहाँ पे प्रतिज्ञा जो है यह गलत लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा तापी छोटी की मात्रा रहेगा, प्रतिज्ञा इस तरीके से लिखा जाएगा। हमें सीधे मार्ग का अनुसरण नहीं होता है, अनुसरण होता है, तो अनुसरण यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी गलत है, तो अनुसरण होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। और दिल्ली जमुना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जमुना नहीं होगा, यमुना हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे है। तो यहाँ पे जो वाक्य शुद्ध रूप में दिया हुआ है वह हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों वाक्य में जो त्रुटियाँ थी उसको भी हमने देखा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है वाक्य है और यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य या फिर सादृश्य। तो यहाँ पे कौन किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सादृश्य जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बी और डी में दोनों वाक्य यहाँ पे बिल्कुल दोनों शब्द यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं, तो बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ पे सादृश्य लिखा हुआ है ये जो शब्द है ये सही नहीं माना जाता, सादृश्य होता है इसका सही वर्तनी। तो ऑप्शन बी और डी दोनों में सादृश्य है, तो दोनों यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप होगा। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। देखिए अनेक जो है अपने आप में ही बहुवचन है, तो इसके साथ अनेकों जो है ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, अनुचित प्रयोग है अनेकों का, क्योंकि अनेक जो है अपने आप में ही बहुवचन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण जी के अनेक नाम है, यानी कि श्री कृष्ण जी के कई नाम हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शमशान, सच्चिदानंद, सांसारिक,
या फिर घनिष्ठ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। सच्चिदानंद जो है यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी शमशान जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका शुद्ध रूप होगा शमशान, नहीं छोटा सा नहीं रहेगा, यहाँ पे बड़ा सा ही रहेगा शमशान। हाँ, इस तरीके से लिखा जाएगा शमशान। संसारिक लिखा हुआ है तो सांसारिक होता है, संसारिक नहीं होता है। सापे बड़ी की मात्रा, बड़ा का मात्रा रहेगा और रिक सांसारिक, सांसारिक होगा यहाँ पे। घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, ठा रहेगा लास्ट में, घनिष्ठ। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है शब्द वह हो जाएगा सच्चिदानंद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम राधा रमण है, कृष्ण बंसी बजाते थे, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे। संज्ञा के 4 उदाहरण दो। कौन सा वाक्य यहाँ पे जो है गलत वर्तनी है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि सर्च करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण बंसी बजाते थे। ये वाक्य यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, बंसी गलत लिखा हुआ है, बंसी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। उज्ज्वल, उद्दंड, चौकन्ना, निरामिष। तो यहाँ पे किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो उज्ज्वल लिखा हुआ है, और ये शब्द बहुत ज़्यादा चर्चित है, इसको आप लोग ध्यान से देख के, उज्ज्वल दोनों जा आधा आधा रहेंगे, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पे पूरा जा एक लिखा हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। ये शब्द आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, मैक्सिमम टाइम ये शब्द पूछा गया है। तो ये शब्द आपका इस तरीके से इसका अभ्यास कर लीजिए, गलत ना होने पाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो यह हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सींचना में ही आता है कि किसी चीज़ को जल से ही सींचा जा रहा है, तो उसके आगे जो है जल लगाने की, जल से जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्याम पौधे सींच रहा है, इसका ही अर्थ हो गया कि हाँ जल से ही सींच रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, विद्या सदैव सदा साथ रहने वाला धन होता है। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे सदैव लिखा हुआ है गलत है, और इसी वजह से ये पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। सदैव होता है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। बाकी तीनों शब्द जो यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं, ये तीनों शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ये वाक्य पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी मैं सारी रात भर जागता रहा, इसका जो शुद्ध रूप होगा मैं सारी रात जागता रहा। दिन भर कड़े परिश्रम करता है, तो दिन भर वह परिश्रम करता है। परिश्रम मतलब ही होता है कि वह जो काम करता है वह हार्ड वर्किंग है। तो प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तीनों जो वाक्य हैं इनका भी हमने शुद्ध रूप देखा। जो पहले से ही यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है यह है कि फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। एकांतिक, बहिरंग, निर्दय, प्रामाणिक। कौन सा यहाँ पे वर्तनी अशुद्ध रूप में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। एकांतिक जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा यह हो जाएगा एकांतिक, एकांतिक। इस तरीके से ये यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसकी वर्तनी ये इसका शुद्ध रूप होगा। एकांतिक जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। बाकी बहिरंग, निर्दय और प्रामाणिक ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विदुषी, अंत्याक्षरी, कुमुदनी, व्यवहारिक। कौन किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। व्यवहारिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है गलत है, व्यवहारिक नहीं होगा, व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी विदुषी, अंत्याक्षरी और कुमुदनी बिल्कुल तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा। तो ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक,
औद्योगिक, औद्योगिक या फिर औद्योगिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो औद्योगिक लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित होती है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पे अजस्र का पूछा गया है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा अजस्र। ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है सब, तो ये बिल्कुल शुद्ध रूप में है। इस तरीके से अजस्र यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गलत है, इस तरीके से अजस्र लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अत्योक्ति, कवयित्री, पूज्य या फिर पक्षीगण। कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है। तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे पक्षीगण लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, पक्षीगण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अत्योक्ति यहाँ पे नहीं होता है, अत्युक्ति होता है, अत्युक्ति। तो इस तरीके से अत्युक्त लिखा जाएगा। कवयित्री होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा कवयित्री। और पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है, बड़ा की मात्रा रहेगी। हाँ, तो यहाँ पे पूज्य हो जाएगा। तो जो शब्द पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम नहीं है। कौन सा इसमें अभिज्ञ का विलोम नहीं है। तो चतुर जो है यह अभिज्ञ का विलोम नहीं होगा। बाकी आज्ञ, अनभिज्ञ और अभिज्ञ ये तीनों अभिज्ञ के विलोम होंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। तो ओतप्रोत का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा विहीन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अनीस जो है यह शब्द ईस का विलोम होगा, ईस का विलोम हो जाएगा अनीस। प्रगामी, प्रगामी का जो विलोम होगा यह हो जाएगा आगामी। और संयुक्त का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा च्युत। तो यहाँ पे ओतप्रोत का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विहीन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेक्षा, अन्वेक्षा, आलोक, तिमिर। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में जो अर्जित का उपलब्ध दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। अर्जित का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनर्जित। अर्जित का जो सही विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा अनर्जित। बाकी ये तीनों शब्द बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अतिवृष्ट, अनावृष्ट, ग्राह्य, त्याज्य, स्वार्थ, हितार्थ, अनुग्रह, विग्रह। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे स्वार्थ का हितार्थ दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। स्वार्थ का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा परमार्थ, परमार्थ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अतिवृष्ट, अनावृष्ट, ग्राह्य का त्याज्य और अनुग्रह का विग्रह बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। छली का निश्चित बिल्कुल सही है। भोगी का योगी विलोम बिल्कुल सही है। जागृत का यहाँ पे शयन जो दिया हुआ है गलत है। निष्काम का सकाम विलोम बिल्कुल सही है। तो जागृत का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा सुसुप्ति, सुसुप्ति इसका सही विलोम होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है। कृपा का विलोम क्या हो जाएगा। तो कोप जो है यह कृपा का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी कष्ट, आशीष जो है कृपा के विलोम नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कृपा का विलोम कोप होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, औरस का विलोम शब्द है। प्रदत्त, जारज, नीरज या फिर अनुरस। तो यहाँ पे औरस का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा जारज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। औरस मतलब वैवाहिक संबंध से उत्पन्न पुत्र होता है। जारज मतलब नाजायज संबंध से उत्पन्न पुत्र होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। उपत्यका, अधित्यका, मृदुल, रुक्ष, अर्पण, समर्पण, चांचल, स्थैर्य। तो यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्पण का जो यहाँ पे समर्पण दिया हुआ है यह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अर्पण का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ग्रहण। ग्रहण इसका सही विलोम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। भूषण का पूषण, निरत का विरत, यौवन का जरा, अनायास का सयास। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। भूषण का यहाँ पे जो पूषण दिया हुआ है यह विलोम युग्म सही नहीं है, क्योंकि भूषण का जो विलोम होता है यह होता है, एक मिनट, यह होता है दूषण, दूषण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी निरत का विरत बिल्कुल सही है, यौवन का जरा भी सही है, अनायास का सयास भी विलोम सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है। पुरातन, वर्तमान, अर्वाचीन, विपुल। तो यहाँ पे प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो तो इसके लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अभूतपूर्व। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अद्भुत का हो जाएगा बड़ा आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न करने वाले शब्द के लिए एक शब्द जो होगा यह हो जाएगा अद्भुत। और अनुपम का हो जाएगा बेहद उत्कृष्ट, जो मतलब अनुपम का जो सही एक वाक्य होगा यह हो जाएगा बेहद उत्कृष्ट। तो यहाँ पे जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो एक वाक्य जो एक शब्द जो होगा यह हो जाएगा अभूतपूर्व। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मेल छांटिए। जिसका अंत ना हो, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो, अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो, अपराधी, जो साध्य ना हो, असाधित। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे जिसका अपराध सिद्ध हो, अपराधी बिल्कुल सही है। बाकी जिसका अंत ना हो उसे बोलेंगे अनंत, जिसकी तुलना ना हो उसे अतुलनीय कहेंगे, और जो साध्य ना हो उसे असाध्य बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है पहले से सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए जो एक शब्द होता है यह होता है अजर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कहते हैं ना कि अजर अमर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक। तो सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक को क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे धीरो ललित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सदा प्रसन्न रहने वाला और कला प्रेमी नायक के लिए एक शब्द जो होगा यह हो जाएगा धीरो ललित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिवृत्त के लिए, तो इतिवृत्त के लिए यहाँ पे जो इसका सही एक वाक्य होगा यह होगा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इतिवृत्त के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असुमेलित जोड़े का चयन करें जिसके पार देखा जा सके, अपारदर्शक, दो बार जन्म लेने वाला, द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है जो कि अशुद्ध है, जिसका सुमेल नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक बोलेंगे। पारदर्शक इसका शुद्ध एक शब्द हो जाएगा। अपारदर्शक जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहेंगे। तो यहाँ पे जो असुमेलित जोड़ा है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी ये तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो। तो जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निराकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विकार तो किसी स्थिति विशेष में प्रतिकूल परिवर्तन जो है यह विकार कहलाता है। और अल्पकार तो छोटी अवधि जो है यह अल्पकार कहलाती है। तो यहाँ पे जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए सही एक शब्द हो जाएगा निराकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, विद्युत प्रभ, विद्युत वेग, विकृत या फिर विधि प्रदत्त। तो यहाँ पे बिजली की तरह तीव्र वेग वाले के लिए एक जो शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा विद्युत वेग। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59, जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा अप्रत्याशित, अपराकृत, प्रोषित पतिका या फिर अशाश्वत। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रोषित पतिका। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे प्रोषित पतिका कहेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अप्रत्याशित तो जिसकी आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहेंगे। अपराकृत जो प्रकृति के अनुरूप ना हो उसे अपराकृत कहेंगे। और आश्वस्त तो जिसे आश्वासन दिया गया हो उसे आश्वस्त कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है दावानल, बड़वानल, जलागम या फिर भीषणाग्नि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। समुद्र की आग को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे बड़वानल कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, समुद्र की आग को बड़वानल कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। और आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर डेट आती है तो आपको 1 से 1.5 महीने का ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो अभी भी टाइम है और टाइम से रह के आराम से पढ़ाई करिए।
थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहेंगे तो आगे बहुत ही काम आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।